नमस्कार। अपनी पुरानी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर आज मैं कुछ शिक्षा के ऊपर ही अपने विचार आपसे शेयर करना चाहूँगा विद रियल एग्जाम्पल के रूप में हमने पाकिस्तान को लिए है, अफ़गानिस्तान, ईरान और इंग्लैंड और जर्मनी। 47 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये एक दुर्भाग्य था या सौभाग्य, कुछ भी कहें। वहाँ पे अधिकांश जो लीडर्स हुए या स्टेट चीफ, वो आर्मी चीफ ही वहाँ का स्टेट हेड हुआ करता था। और आर्मी चीफ होने का मतलब हाईली क्वालिफाइड होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, वेटरन व्यक्ति होगा और काफ़ी बड़ा ब्रॉड एक्सपोजर होगा। और देश के ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत कम थी। मुश्किल से 9-10 करोड़ की पॉपुलेशन हुई, लंबे चौड़े रिसोर्सेज हुए, जियोग्राफिकल लैंड, वो भी बहुत फर्टाइल लैंड ऑफ द इंडिया, वो पार्ट पाकिस्तान के पास था। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित और सबसे संपन्न देश पूरी तरह से उनकी बैकिंग थी। परिणाम ये हुआ कि बहुत जल्द ही प्रगति के मार्ग पर पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे निकल गया। आगे तो निकल गया, लेकिन जो भी संपन्नता थी उसका इस्तेमाल उन्होंने राइट फ्रॉम द बिगनिंग डिस्ट्रक्टिव एम्स की फुलफिलमेंट में लगाया और बलूचिस्तान को हड़पा, फिर कश्मीर के ऊपर अटैक किया, फिर कई हिंदुस्तान पे अटैक किए। हालांकि 7 गुना छोटा था देश, आर्मी भी छोटी थी। इन स्पाइट ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द बैकिंग ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियंस, वो जीत नहीं पाए तो हारे भी नहीं पूरी तरह से। और दोनों ही देशों में ये एक डिस्प्यूटेड सा था कि ये युद्ध हमने जीता और हिंदुस्तान का क्लेम हमने जीता। एनीवे, बाय 80s एक बात तो क्लियर हो गई पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान से सीधे युद्ध में हम नहीं जीत पाएंगे। और जो डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी थी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का जो मोड ऑन हो गया था पाकिस्तान में, लगातार पेंगे बढ़ा रहा था। और मिडिल ईस्ट से एक नया नैरेटिव जियाउल हक, एट दैट टाइम कंटेम्प्रेरी स्टेट चीफ, ने इम्पोर्ट किया। वो ये था कि ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स, कुल मिलाकर के कि प्रॉक्सी वार करना है, आतंकवाद का सहारा लेना है और पूरे हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। 80 के डिकेड में उन्होंने स्टार्ट किया ये सब काम और 2020 तक होते होते बेटा, उसका पिता, उसके पिता के पिता, यानी कि 3-3, 4-4 जनरेशन टेररिज्म के नैरेटिव में पली बढ़ी। अब पूरा देश ही एक प्रकार से टेररिस्ट बन गया और दुनिया के जितने भी टेररिस्ट गैंग हैं उन सब के सब का तार पाकिस्तान से जुड़ने लगा। और आज हम देख सकते हैं कि ये देश आटे और दाल और नमक तो खैर होता है उनके यहाँ काफ़ी, लेकिन आटा और दाल वाकई उनके यहाँ नहीं हो रहा है और भीषणतम गरीबी के चक्र में वो फंस गए हैं। सेम चीज़ हम देखते हैं ईरान में। शाह पहलवी ड्यूरिंग 80s वहाँ हुआ करते थे। उस वक्त थर्ड सुपर पावर चाइना होगा या ईरान होगा, ये एक डिस्प्यूटेड था। लग रहा था कि अमेरिका के सपोर्ट से, इजराइल के सपोर्ट से ये देश ईरान, जो किसी ज़माने में फारस हुआ करता था, लोग थोड़ा सा टेक्निकल माइंड के भी हुआ करते थे। हालांकि इस रिलीजन वहाँ पे इस्लाम थोपा गया था, लेकिन लोग पूरी तरह से वैसे कठमुल्ले टाइप के नहीं थे, इसीलिए प्रोग्रेस बहुत कर रहे थे। और इस प्रगति के मार्ग पर चलते हुए एक अलग नैरेटिव ने, जिसे हम कुशिक्षा कहते हैं, उसने जड़ें जमाना शुरू की और उसको नाम दिया गया सांस्कृतिक क्रांति। कुल मिलाकर के इस्लामिक जो कट्टरता है उसने पूरे देश को धूमकेतु के समान घेर लिया। शाह पहलवी को देश छोड़ के भागना पड़ा और फिर देश ने जो दुर्भाग्य का दौर देखा 80 के दशक से लेकर आज तक, उसका आज तक पूर्णाहुति नहीं हो पाई। अभी भी देश एक अविकसित, उसमें से ही बहुत निचले दर्जे का एक अविकसित देश के रूप में ही उसकी शख्सियत रही है, उसका वजूद रहा है। तो एक प्रोग्रेस के मार्ग से हट करके लोगों को ये घुट्टी पिलाई गई
कि आपको इस्लाम का शरबत हम पिलाएंगे और महान आप बन जाओगे। लेकिन हुआ क्या, 20 साल एक लंबे चौड़े युद्ध में गुजरे इराक के साथ, और आज देख रहे हैं क्या कंडीशन चल रही है। अब हम देखते हैं कि लेबनान was first and one and only developed and prosperous state in the Middle East, क्योंकि लेबनान में पहले फ्रेंच थे और क्रिश्चियन रिलीजन हुआ करता था। मिडिल ईस्ट में लगभग इजराइल और लेबनान के अलावा सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और मुस्लिम कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाती, और रिसर्च एंड इनोवेशन और डेवलपमेंट से तो उनका कोई नाता ही नहीं होता। तो लेबनान एक ऐसा था जो कि सबसे बढ़िया था। क्रिश्चियनिटी थी, लोगों के अंदर लिबरलिज्म, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच ये बहुत ज़्यादा आ गया। तो जब इज़राइल ने अटैक किया 6 के 6 मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर, तो फ़िलिस्तीन के ऊपर, उसमें से फ़िलिस्तीन वाज वन ऑफ देम, और वो सब एज ए रिफ्यूजी आसपास के देशों में भागने लगे। कुछ तो जॉर्डन में घुस गए, और जाने के बाद जैसा कि उनका नेचर था सेल्फ डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन मोड में हमेशा ज़िंदा रहना, तो लेबनान में जाने के बाद भी फ़िलिस्तीनियों ने लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट की, और बाद में तख्ता पलटने पर आमादा हो गए। तो वहाँ के जॉर्डन के किंग ने जियाउल हक से रिक्वेस्ट की कि अपनी आर्मी भेजिए। पाकिस्तान की आर्मी गई, दुर्दान पाकिस्तान की आर्मी ने कुछ सप्ताहों में ही 30,000 फ़िलिस्तीनियों की हत्या कर डाली, और उसके बाद कम से कम जॉर्डन का तो वजूद बच गया। बट सो फार एज द लेबनान वाज कंसर्न, वो एक अलग ही खिचड़ी पकाए पड़े थे, जिसमें कि पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका, वो था लिबरल होना, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखना, और उन्होंने लेबनान के या जितने भी रिफ्यूजीज़ थे उनको अपने देश में लगातार पनाह देते चले गए। और फिर कुछ ही दिन के बाद सिविल वार क्रिएट हुआ, और जब हम BSc ग्रेजुएशन कर रहे थे तब पता था कि लेबनान में सिविल वार है, और जब हम जॉब में आए तब तक पता चला कि लेबनान वाज नॉट ए क्रिश्चियन कंट्री, ये तो पूरी तरह से मुसलमानी देश हो गया। तो एक इसराइली देश, एक क्रिश्चियन कंट्री कैसे सर्वनाश के बाद एक मुस्लिम कंट्री में कन्वर्ट हो गई, ये हम देख सकते हैं। और ये हुआ क्यों? अननेसेसरी अच्छा बनने की ज़िद, और यही ज़िद हम देख रहे हैं जर्मनी और इंग्लैंड में आई। वर्तमान 2020 के बाद से जैसी शरिया कानून इंग्लैंड में लागू करने के लिए प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे ग्रूमिंग गैंग, वहाँ पे ग्रूमिंग गैंग ये एक पॉलिश्ड वर्ड है, रियलिटी ये है कि ये बहुत ही घृणित शब्द है, और इसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। बेहतर है आप इंटरनेट पे जाके देखिएगा कि कौन सा कुकर्म ये करते हैं पाकिस्तानी और इस्लामिक कंट्रीज़ के जो रिफ्यूजीज़ हैं इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड और जर्मनी में भी हालत बहुत ख़राब है, और ये दोनों ही देश अधःपतन के रास्ते पर चल नहीं रहे हैं, कूद चुके हैं, और इन दोनों का अगले 10 साल में पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। ये आपको बता सकते हैं। ये वैसे ही सर्वनाश होगा जैसे कि लेबनान का हो चुका, जैसा कि हिंदुस्तान में कश्मीर का हमने देखा है। हमारे देखते देखते पूरा सर्वनाश हो गया। दिल्ली और बाकी सब तो धीरे धीरे बच गया, हिंदुस्तान को सही समय पे एक गवर्नमेंट मिली, लेकिन बाकी देश इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं। यही चीज़ें हमेशा हम देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान हमेशा ही पुरातनपंथी रहा है, लेकिन मॉनेटरी सिस्टम में राजा ने अपने बेटे को यूरोप में पढ़ाया, और जब वापस आया तो उसने यूरोपियन स्टाइल में लोगों को एजुकेट करना, देश को विकास के मार्ग पर ले जाना शुरू किया। और जब इंग्लैंड के साथ युद्ध हुआ तो इंग्लैंड रिपीटेडली युद्धों में हारता चला गया। फिर इंग्लैंड के लोग आवश्यकता से ज़्यादा समझदार तो होते ही थे, उन्हें लगा अब ये सीधे नहीं होगा, अब इसको इस्लाम का शरबत पिलाते हैं, और इसके बाद इसका विकास से कोई नाता रह नहीं जाएगा। और वो हुआ भी। लगातार लोगों को ये नैरेटिव दिया गया कि ये जो गवर्नमेंट है ये इस्लाम विरोधी है और तुमको उखाड़ फेंक देना चाहिए। तो वाकई उस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, वहाँ के राजा को अल्टीमेटली मार डाला लोगों ने, और एक इस्लामिक कट्टरवादी सरकार आई। और जो दुर्दिन अफ़गानिस्तान ने 1935 से देख रहा है, उसका आज तक समापन हुआ नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी नैरेटिव गलत लोगों को बताया जाता है, समाज को सिखाया जाता है, तब उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पर पूरे देश को होता है, और पूरा देश उसकी कीमत चुकाता है। जैसे कि हिंदुस्तान ने कीमत चुकाई बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के कारण, हज़ारों साल की गुलामी हमने दिखवाई, और आज भी हम उस नैरेटिव से बाहर नहीं आ पाए। अभी भी हमारे लिए जैन और बुद्ध ये
तीर्थंकर हैं और साथ साथ अवतारों में गिने जाते हैं ये लोग। जबकि सच ये है कि इन्होंने देश का एक बहुत बड़े लेवल पर नुकसान किया। आपके दिमाग में जो आया, जो भी फितूर आते हैं उसको आप लिखिए और पूरे लोगों में प्रचारित करना शुरू करिए। लोग मिसगाइड हो जाएं, एक गलत डायरेक्शन में चलने लग जाएं, इन सब चीज़ों का बड़ा ही भयावह असर आता है। एक कहावत है हिंदुस्तान में, पर धर्म भयावह। तो सच्चाई ये है कि मूल धर्म से जब भी हम विमुख होते हैं तब तक हम अपना सर्वनाश बुला लेते हैं। मूल धर्म क्या था? सनातन। और सनातन से बगावत करने के बाद जिन जिन लोगों ने बगावत की और जिन जिन लोगों ने उनका सहयोग किया, उस पूरी टेरिटरी का सर्वनाश हो गया और उस पूरी टेरिटरी और उसके सारे लोगों ने उसकी कीमत चुकाई। द सेम थिंग वी कैन सी इन क्रिश्चियनिटी। यहूदी धर्म से बगावत करके क्रिश्चियनिटी तो अस्तित्व में आ गई, लेकिन क्रिश्चियनिटी ने बहुत सी चीज़ें हिंदुस्तान से अडॉप्ट की, यानी कि बौद्धों, जैनों और हिंदुस्तान का एक डिफॉर्म वर्जन ऑफ सनातन धर्म, इन सब चीज़ों को उन लोगों ने अडॉप्ट किया। और जो वाइकिंग्स थे, रेड इंडियंस थे, जितने भी नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन लोगों ने कितने अत्याचार यूरोपियंस के ऊपर किए, जो क्रिश्चियंस थे कि ताना कागज कम पड़ जाएगा उसका वर्णन करने में। हालांकि उसके बाद एक चीज़ ये भी हुई कि एक इक्विलिब्रियम बनता है। इक्विलिब्रियम तो हिंदुस्तान में ही बना और फिर उस इक्विलिब्रियम के बाद लोगों ने सबक लिया और सबक लेने के बाद फिर सारी दुनिया पर राज भी उन्होंने किया। लेकिन शुरुआती दौर में जो उन्होंने किया उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। तो हम फिर यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा भले ना आपको मिले, आप अशिक्षित रह जाइए, ठीक है, लेकिन आप कुशिक्षित मत होइए, क्योंकि जो कुशिक्षा है वो बहुत भयावह होती है। कुशिक्षा कितनी भयावह होती है कि 12-14 साल तक MD और MS जैसी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी वो बम बांध करके मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक ऐसे रूम में लगातार डर के कारण रहते हैं 15-15 दिन तक, जहाँ पर कि एक ही रूम में उनको लैट्रिन करना पड़ता है, वहीं खाना खाना पड़ता है, लेकिन डर के कारण। लेकिन कुकर्म ये है कि करना ज़रूर है। जिसको शिक्षा ने जिस गलत राह पे उनको बढ़ाया है वो काम करना है, और उसको डर भी लग रहा है ज़बरदस्त, और अल्टीमेटली पकड़े भी जाते हैं और जान से भी चले जाते हैं। वेल, थैंक यू।